हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। फ्रेंड्स, ये है घटना चक्र पॉइंटर और इसमें हम पढ़ेंगे हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में जैसा आप जानते हैं कि तीन हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। तो इसमें से हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे और पहला अपना आज के जो टॉपिक्स रहेंगे उसमें से हम पढ़ेंगे पाषाण काल और फिर इसके बाद पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता। तो पाषाण काल और सिंधु सभ्यता दो टॉपिक आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, मेरा विश्वास है कि ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे और यदि आप सीखने की दृष्टि से पढ़ रहे होंगे तो आपके लिए ये काफ़ी कारगर भी होंगे, क्योंकि ये जो घटना चक्र है आप जानते हैं कि जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें से काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन भी आ जाते हैं। और इसमें जो भी ये पीसीएस हैं, पीसीएस में चाहे यूपी का पीसीएस हो, बिहार का पीसीएस हो, मध्य प्रदेश का पीसीएस हो या फिर आईएएस हो, इन सारे क्वेश्चनों का इसमें जो आए हुए होते हैं प्रीवियस ईयर्स का, उसी का इसमें कलेक्शन है। तो आप ये वनडे एग्जाम्स भी दे रहे हैं तो वनडे एग्जाम भी कहाँ से उठाता है, वो जो पहले के पीसीएस में आए हुए जो क्वेश्चन रहते हैं वन लाइन वाले, वही उठा के रख लेता है। तो यदि आप हिस्ट्री का मतलब कोई भी एग्जाम अगर दे रहे हैं जिसमें हिस्ट्री आनी है तो डेफिनेटली आपको ये काफ़ी फ़ायदा करेगा। बस आपसे एक ही गुजारिश है कि आप इस वीडियो को तुरंत से स्किप मत करें, इसको कृपया आप थोड़ा लंबे टाइम तक सुने, आपको खुद एहसास हो जाएगा कि सच में ये कितने काम का है। और फिर इसके बाद कमेंट करके बताएं कि वास्तव में ये आपके काम के लायक रहा या फिर नहीं रहा, या फिर अगर कोई सुधार करना है इसमें तो वो भी आप बता सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का अपना पहला जो टॉपिक है वो है पाषाण काल। तो पाषाण काल ऐसी सभ्यता जहां पर हमें जो साक्ष्य मिलते हैं सिर्फ पाषाणों से मिलते हैं, वही पाषाण काल है। रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे? वो थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्ववेत्ता। तो देखिए, रॉबर्ट ब्रूस फुट जो हैं ये 1863 में भारत में पाषाण कालीन जो बस्तियां हैं इनके अन्वेषक रहे हैं। मतलब कि रॉबर्ट ब्रूस फुट 1863 में इन्होंने भारत में ही क्या किया कि यहाँ जो पाषाण कालीन सभ्यताएं थी या पाषाण कालीन जो भी स्थल थे उन स्थलों का अन्वेषण किए। तो वो थे रॉबर्ट ब्रूस फुट। भारतीय प्राग इतिहास का पिता कहा जाता है रॉबर्ट ब्रूस फुट। देखिए, अब यहाँ पर इसीलिए अभी जो हमने बात कही आपको कि 1863 ईसा के लगभग इन्होंने चूंकि क्या किया था कि सर्वे किया था, खोज किया था यहाँ पर, तो इसीलिए भारतीय प्राग इतिहास का पिता है ना। प्राग मतलब यहाँ प्रागैतिहासिक कालों से है, तो प्रागैतिहासिक काल का जिसने अन्वेषण किया यहाँ पे वो रॉबर्ट ब्रूस फुट था, इसीलिए इसको भारतीय प्राग इतिहास का पिता भी कहा जाता है। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। ये किया था थॉमसन ने। अब देखिए, ये जो कोपेनहेगन संग्रहालय है, ये कोपेनहेगन कहाँ पे है? डेनमार्क में है। एक्चुअली डेनमार्क की राजधानी ही कोपेनहेगन है और डेनमार्क यूरोपीय देश है। वहाँ पर एक संग्रहालय कोपेनहेगन, और उस सामग्री को, चूंकि वहाँ संग्रहालय में क्या होगा कि सामग्रियाँ बहुत सारी रखी गई हैं, तो उन सामग्रियों को तीन कालों के हिसाब से इन्होंने बांटा। क्या कि पाषाण काल, कांस्य और लौह। तो देखिए, पाषाण जब मतलब पत्थरों के साक्ष्य मिले, कांस्य सभ्यता जब कांस्य बनाया गया। कांस्य क्या है कि देखिए, तांबा और टिन को मिला के कांसा बनाया जाता है, तो कांसे के औजार बनाए गए। जब कांसे की सभ्यता आई वो सभ्यता, इसके बाद जो लौह सभ्यता आई वो लौह सभ्यता, जो कि हमें अपने भारत में जो देखने को मिलती है वो 800 से 1000 ईसा पूर्व के लगभग से हमें लौह का जो प्रयोग है वो सामने नजर आता है। तो इस प्रकार से कोपेनहेगन में तीन भागों में थॉमसन ने डिवाइड किया है। पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम मिलते हैं कहाँ? मध्य पाषाण काल से। देखिए, अगर हम पाषाण काल को देखें तो तीन भागों में बांटा गया: पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। तो यहाँ पर जो मान लीजिए कि मध्य पाषाण काल है ये, तो मध्य पाषाण काल में ही हमें ये नजर आता है कि वहाँ पर पशुओं का पालना जो है वो स्टार्ट हो गया था। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण जहाँ पर मिलते हैं भारत में वो है आदमगढ़। आदमगढ़ मध्य प्रदेश का एक स्थान है जहाँ पर पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं कि मध्य पाषाण काल में यहाँ पर पशुपालन किया गया था। चौपानी, मांडो, काकोरिया, महदहा एवं सराय नहर्राय स्थलों में से
हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। कहाँ पर? महदहा। अब देखिए उत्तर प्रदेश जो है तो यूपी में एक प्रतापगढ़ जिला है। तो ये जो प्रतापगढ़ जिला है, इस प्रतापगढ़ जिले में एक स्थान है ये महदहा। तो इस महदहा में ही क्या है कि हड्डी के उपकरणों के कुछ साक्ष्य हमें मिले हैं। जब खुदाई की गई तो पता चला कि यहाँ कुछ उपकरण ऐसे हैं जो हड्डियों से निर्मित थे। तो ये कहाँ पे है? महदहा में। और महदहा कहाँ पे है? प्रतापगढ़ में, जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत के मध्य पाषाण काल में से मिले हैं, उस काल के थे वो भी कहाँ पे है? महदहा। तो महदहा में हमें कुछ औजार हड्डियों के और कुछ वहाँ पर आभूषण भी मिले हुए हैं। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं। कहाँ पे? दमदमा पे। अब देखिए ये दमदमा जो स्थान है ये भी वहीं पर है, प्रतापगढ़ में ही है। तो दमदमा जो स्थान है यहाँ पर एक ही कब्र में 3 नरकंकाल मिले हुए हैं। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई। अब देखिए खाद्यान्न जो है ये नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई, मतलब कि इसकी खेती जो है वो नवपाषाण काल में ही प्रारंभ होती है। इसके पहले जो है वो मानव क्या था कि फूड गैदरर था, यानी कि वो खाने को इकट्ठा करता था, कहीं से फल इकट्ठा कर लिए, है ना, जानवरों को शिकार कर लिया। तो इस प्रकार से वो फूड गैदरिंग का काम करता था। लेकिन मध्य पाषाण काल जब आया, मतलब कि ये पूर्व पाषाण काल का था, फिर मध्य पाषाण काल में जब आया तो उसने क्या किया कि जानवरों को पालना शुरू किया। अब जानवरों को जब पालना शुरू किया उसने, तो अब उनकी रक्षा के लिए, हालांकि देखिए वो उसने अपने रहने के भी थोड़े से इंतजाम किए। रहने का इंतजाम का मतलब ये कि भाई जब अगर आदमी कहीं पर एक जगह पे जानवर पालेगा तो उनकी सुरक्षा के लिए क्या करेगा? रहेगा भी। तो इस प्रकार से उसने रहना शुरू किया। ये मध्य पाषाण काल। अब नवपाषाण काल में जब आया तो पहिए का आविष्कार हुआ। किसमें? नवपाषाण काल में। तो पहिए के आविष्कार से क्या हुआ कि माल का ढोना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना काफी सरल हो गया। तो इसी के साथ साथ में कृषि जो शुरू की गई वो शुरू की गई थी किसमें से? नवपाषाण काल में। अब देखिए कृषि का भी अगर हम थोड़ा सा इतिहास ऐसा देखें भाई, कुछ मान लीजिए कहीं से उसने इकट्ठा किया होगा, कुछ दाने फैल गए होंगे नीचे, तो वही दाने फिर से उगाए होंगे। तो मनुष्य के दिमाग में ये चीज आई होगी कि इन दानों को दोबारा उगाया जा सकता है। तो इस प्रकार से खेती का जन्म हुआ। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है नर्मदा घाटी। देखिए मध्य प्रदेश में जो नर्मदा नदी निकलती है, वो नर्मदा नदी के ही किनारे किनारे पर अगर हम ट्रेवल करते हैं, जाते हैं, तो यही क्षेत्र में हमें कुछ गुफाओं की वो मिलती है, मतलब कि गुफा टाइप की मिलती है, जहाँ पर हमें साक्ष्य मिलते हैं कि मानव यहाँ पर निवास करता था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज तो मानव ने जो सबसे पहले अनाज प्रयुक्त किया वो मुख्यतः जौ किया था। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? ये देखिए लहुरा देव से। अब इसको इस बात को थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए जो एक आपने नाम सुना होगा मेहरगढ़। मेहरगढ़। अब देखिए पहले ये माना जाता था कि मेहरगढ़ ही वह स्थान है जहाँ पर भारतीय उपमहाद्वीप से सबसे पहले मतलब कि अनाज के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, कृषि के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन ये जो मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ में गेहूं का साक्ष्य मिला। तो पहले ये मान लिया गया कि हाँ यही स्थान है सबसे पहले जहाँ पे मतलब अनाज के साक्ष्य मिले। लेकिन दूसरी बात क्या हुई कि जब एक मतलब प्रयागराज या फिर इलाहाबाद के पास में एक स्थान है कोल्डी हवा। कोल्डी हवा, तो कोल्डी हवा में ये माना गया कि यहाँ से सबसे पहले चावल के साक्ष्य मिले। लेकिन इसके बाद और भी जब खोज हुई तो हमें ये पता चला कि एक जगह है लहुरा देव। तो लहुरा देव संत कबीर नगर का एक मतलब स्थान है लहुरा देव जो कि उत्तर प्रदेश का ही है। तो उत्तर प्रदेश के ये लहुरा देव स्थान में अब वर्तमान खोजों के हिसाब से ये माना जा रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में यहीं पर सबसे पहले कृषि की गई। तो ये अभी नया कंटेंट है। लेकिन अगर मान लीजिए कि लहुरा देव ऑप्शन में नहीं है, तब हमें मेहरगढ़ ही वहां पर क्या करना होगा? मार्क करना होगा। अगर चावल के साक्ष्यों की बात वो करता है तो कोल्डी हवा हमें मार्क करना होगा, जो कि प्रयागराज या फिर इलाहाबाद के पास में अवस्थित है। पुरापाषाण काल युग, नवपाषाण काल युग, ताम्रपाषाण युग तथा लौह युग में से चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। किसको? चालकोलिथिक कहा जाता है ताम्रपाषाण।
तो ताम्र पाषाण युग का मतलब वो है कि ऐसा युग जहाँ पर तांबा और पाषाण मतलब पत्थर दोनों एक साथ प्रयोग किया गया, उसे हम ताम्र पाषाण युग या फिर चालकोलिथिक युग कहते हैं। आमरी, मेहरगढ़, कोटदीजी तथा कालीबंगा में से वह पुरास्थल जहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष मिलते हैं वो है मेहरगढ़। अब देखिए जो मेहरगढ़ है, जिसे अभी हमने देखा कि ये पाकिस्तान में पड़ता है मेहरगढ़, तो यहाँ पर क्या है कि मतलब काफ़ी पुराने से लेके मतलब कि पाषाण संस्कृति से लेके और हड़प्पा सभ्यता तक के लिए यहाँ पर अवशेष मिलते हैं। तो ये एक ही स्थान है जहाँ पर पाषाण सभ्यता से नीचे को चले आए और हड़प्पा सभ्यता तक के हमें अवशेष एक ही जगह पर प्राप्त हो जाते हैं। नौदा टोली का उत्खनन कराया था, ये किसने कराया था? ये कराए थे HD सांकलिया। अब नौदा टोली कहाँ पे है? ये है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में। तो ये भी एक पुरास्थल है जहाँ से कई प्रकार के साक्ष्य हमें मिले हैं। बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, ये की गई है मृतक को दफनाने के स्थान के हिसाब से। अब देखिए अभी भी ये चीज़ काफ़ी चर्चा में रही है, क्योंकि जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में कुछ जगहों पर ये बृहत पाषाण जो है ये मिले हैं। इसमें क्या होता था कि जैसे मान लीजिए किसी को दफनाना है तो उसके किनारे किनारे इस प्रकार से कुछ पत्थरों का वो बना दिया जाता था और बीच में उसकी समाधि बना दी जाती थी। तो इसे ही हम महापाषाण कहते हैं। तो महापाषाण का जो समय था वो इसी मतलब स्टाइल से लोगों को दफनाए जाने का टाइम था। तो ये हमें स्थान बताता है जहाँ पर लोगों को दफनाया जाता था। राख का टीला, बुधिहाल, संगनकल्लू, कोल्डी हवा तथा ब्रह्मगिरी में से जिस नौपाषाणिक स्थल जो नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है वो है संगनकल्लू। तो संगनकल्लू जो है ये नौपाषाणिक स्थल है और बाकी जो है यहाँ पर इसके पहले के स्थल हैं। भीमबेटका प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध है गुफाओं के शैल चित्रण के लिए। देखिए भीमबेटका जो है ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश का एक जिला है रायसेन और रायसेन में ही ये भीमबेटका की गुफाएं हैं। ये जो भीमबेटका की गुफाएं हैं यहाँ पर बहुत ही हम कह सकते हैं कि प्राचीन चित्र हैं और वो चित्र हमें उस समय के मानव के काफ़ी क्रियाकलापों को भी बताते हैं। ये जो गुफाएं हैं भीमबेटका की ये यूनेस्को में भी शामिल है, यूनेस्को की धरोहर में शामिल है। और यहाँ पर जैसे कि हाथी है, सांभर है, हिरण है, इस तरह के चित्र काफ़ी हमें मिलते हैं। और उस समय हमें ये पता चलता है कि उस समय जो मानव है वो इन जानवरों के साथ या इस क्लाइमेट के साथ कैसी प्रतिक्रियाएं कर रहा था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जगह है भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में है। और भारत में जो सर्वाधिक शैल चित्र मिले हैं फ्रेंड्स वो यहीं पर मिले हैं भीमबेटका में ही। अजंता, भीमबेटका, बाघ तथा अमरावती में से वह स्थल जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है वो भीमबेटका। तो देखिए ये प्रागैतिहासिक समय का ही है और उस समय मतलब कि उस समय के जो मनुष्य थे जो उन गुफाओं में रहते थे उन्होंने इन चित्रों को अंकित किया है। मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि ये जो चित्र अंकित किए गए हैं ये मुख्यतः खनिज रंगों से किए गए हैं। खनिज रंग का मतलब ये है कि जो आसपास में ही रंगीन मिट्टी मिलती थी उसी रंगीन मिट्टी को क्या करते थे, ये घोल बनाते थे। और इसके बाद जो जैसे पेड़ हैं तो पेड़ों की पत्तियां हैं जो कि हरा रंग दे देती हैं। तो पेड़ों की पत्तियां हरा रंग, इसके बाद कई तरह की मिट्टी जैसे कि वाइट मिट्टी हो गई, काली मिट्टी हो गई, लाल मिट्टी हो गई। तो इन्हीं खनिजों के माध्यम से वो जो चट्टानें रही हैं उन चट्टानों में इन चित्रों को उकेरा गया है, जिसमें से हाथी, हिरण और इस तरह के चित्र मुख्यतः रहे हैं। गैरिक मृत भांड पात्र का नामकरण हुआ है। अब देखिए ये जो गैरिक मृत भांड है ये हस्तिनापुर से संबंधित है ना। तो हस्तिनापुर जो है आप जानते हैं कि जो ये कौरवों की और पांडवों की जो राजधानी भी रही हस्तिनापुर, वही हस्तिनापुर जो कि मतलब दिल्ली और हरियाणा के आसपास का क्षेत्र था। तो यहाँ पर ये गैरिक मृत भांड काफ़ी मात्रा में पाए गए हैं। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे
दफनाते थे किस तरह से, तो ये दफनाते थे उत्तर से दक्षिण, मतलब कि उत्तर की ओर सर रखते थे और दक्षिण की ओर उनके पैर रख सॉरी पैर रखते थे। तो इस प्रकार से महाराष्ट्र में लोगों को दफनाए जाने की प्रथा प्रचलित रही है। ब्रह्मगिरी, बुर्ज होम, चिरांद तथा मास्की में से वह स्थल जहां से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल के भी अवशेष मिले हैं, वो है कहाँ पे, बुर्ज होम। तो बुर्ज होम देखिए, बुर्ज होम में एक बात और थी कि वहाँ पे गड्ढे, मतलब गड्ढे घर बनाए जाते। गड्ढे घर का मतलब ये है कि जैसे ये जमीन है, तो जमीन के नीचे यहाँ से मान लीजिए जमीन को खोदा गया और ये नीचे नीचे पूरा घर बना लिया गया। तो इस प्रकार से गड्ढा घर जो बनाए जाते थे वो भी कहाँ पे बनाए जाते थे, यहीं पर बुर्ज होम पे बनाए जाते थे। और यहीं पर हमने देखा कि मानव कंकाल के साथ में कुत्ते का कंकाल भी यहीं पर पाया गया है। तो इस प्रकार से गर्त घर, ये गड्ढा घर के जो साक्ष्य हैं वो बुर्ज होम में हमें मिलते हैं। बिंद क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहां से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं वो है लेखैया। तो लेखैया जो है ये विंध्याचल जो श्रेणियां हैं, विंध्याचल श्रेणियों का स्थल है जहां पर सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, संस्कृति पर्यटन विभाग और प्रौद्योगिकी तथा मानव संसाधन विकास विभागों मंत्रालयों में से संलग्न कार्यालय है। तो ये इससे संबंधित जो एक संलग्न कार्यालय है वो है संस्कृति मंत्रालय। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक थे जॉन मार्शल। देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक, तो एग्जाम में अगर ये पूछता है तो हमें मार्क क्या करना है, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल थे। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है, ये भोपाल पर मतलब स्थित है। तो भोपाल में राष्ट्रीय मानव संग्रहालय बनाया गया है। अब देखिए अगला जो अपना टॉपिक है फ्रेंड्स वो है सैंधव सभ्यता। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो सभ्यता आप जानते हैं कि जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं वहां पर ही सिंधु घाटी सभ्यता पनपी है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो हम मुख्यतः वो देखते हैं, तो अगर हम थोड़ा सा मैप के हिसाब से अगर मान लीजिए आपको दिखाएं, और मान लीजिए ये क्षेत्र है और यहाँ पर ये थोड़ा इस तरह से, तो देखिए यहाँ से अगर मान लीजिए ये सिंधु नदी इस तरह से बह रही है जम्मू कश्मीर से, तो ये और इसकी जो सहायक नदियां हैं पूरी ये, तो ये वाला पूरा जो बेल्ट है, ये बेल्ट और थोड़ा नीचे तक ही, ये सारा का सारा सैंधव सभ्यता या इस संस्कृति से रिलेटेड है। तो यहीं पर ये सैंधव सभ्यता का विकास हुआ एक प्रकार से। तो ये जो सभ्यता है उससे संबंधित जो कंटेंट है उसको यहाँ पर हम समझते हैं। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। अब देखिए मानव समाज जो है वो पशुओं के उससे कैटेगरी से या अन्य जानवरों के उससे भिन्न है क्योंकि ये संस्कृति पर आश्रित होता है, मतलब इसकी एक संस्कृति होती है। यहाँ पर दो शब्द मैं आपको क्लेरिफाई करना चाहूँगा कि सभ्यता और संस्कृति क्या है। तो देखिए सभ्यता और संस्कृति को हम इस प्रकार से साधारण सा समझ सकते हैं कि देखिए संस्कृति एक मतलब जीवन मूल्य होते हैं, लेकिन सभ्यता वो है जो बाह्य स्वरूप में हमें दिखाई देती है। इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आप अगर ये कहें कि हमारे अंदर बोलने का जो ये वो हिसाब है ना, तो ये क्या है, एक संस्कृति है। लेकिन हम बाहर से जो दिख रहे हैं वो क्या है, हमारी सभ्यता है। तो सब अगर हम एक दूसरे तरह से भी डिफाइन करना चाहें तो संस्कृति जैसे अगर आत्मा है तो सभ्यता क्या है, एक शरीर है। सभ्यता हमें बाहरी रूप उस तरह से दिखाई देती है। तो ये संस्कृति और सभ्यता दो टर्म्स होते हैं। हड़प्पा संबंधित है किससे, सिंधु घाटी सभ्यता से। अब देखिए जो हड़प्पा है इसकी खोज मतलब जब हुई तो हड़प्पा नाम का स्थान था वहां पे, तो वे किससे संबंधित है, ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। अब यहाँ पर हमें थोड़ा एक चीज समझने वाली है कि अभी हमने देखिए पाषाण काल पढ़ा, तो वहां पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे इतिहास है पूरा, तो पूरे इतिहास को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। कैसा, एक प्रागैतिहासिक काल, ठीक, दूसरा हम कह सकते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, और फिर कह सकते हैं हम ऐतिहासिक काल।
अब देखिए इसमें अंतर क्या, प्रागैतिहासिक का मतलब वो होता है जहां पर कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, वहां का सारा जो हमारे पास जानकारी है वो सिर्फ पत्थरों के औजारों से ही है, इसे हम कहते हैं प्रागैतिहासिक। इसके बाद अगर हम आद्य ऐतिहासिक की बात करते हैं तो वो काल जिसमें से लिखित साक्ष्य तो हैं लेकिन हम उसको पढ़ नहीं सके हैं, तो इसे कहते हैं हम आद्य ऐतिहासिक। तो इसी काल के अंतर्गत हमारी सिंधु सभ्यता आती है, क्योंकि सिंधु सभ्यता में लेखन तो कार्य हुआ है लेकिन उसको हम पढ़ नहीं सके हैं, उसको हम इंटरप्रेट नहीं कर सके हैं, इसलिए ये आद्य ऐतिहासिक में आता है। यहाँ पर ऐतिहासिक वो काल है या वो समय है जहाँ पर हमें लिखित साक्ष्य मिले हैं और उस लिखित साक्ष्य को हम पढ़ भी सके हैं, इंटरप्रेट कर सके हैं, उसे हम ऐतिहासिक कहते हैं। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ये सिंधु सभ्यता है, ये आद्य ऐतिहासिक के समय की सभ्यता कहलाती है। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी। अब देखिए ये जो सभ्यता थी यहाँ इस समय आर्य नहीं थे, मतलब कि ये गैर आर्य थी, ये आर्यों की बनाई हुई सभ्यता नहीं थी, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कैसी थी, नगरीय सभ्यता थी। लेकिन आर्य जब भारत में आए तो उनके पास नगरीकरण जैसी कोई प्रणाली नहीं थी, वो मतलब झोपड़ी बना के कच्चे उसमें रहते थे। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो बहुत ही मतलब डेवलप्ड थी एक प्रकार से, और वो नगरीय सभ्यता थी। तो यही दोनों में अंतर बताता है कि उस समय आर्य नहीं आए थे जब ये सभ्यता उस समय पनप रही थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्व पूर्ण जो कारण है वो एक मृतभांड भी है। देखिए मृतभांडों में ऐसा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो मृतभांड मिले हैं वो कैसे थे कि लाल थे और उनमें काले से डिजाइन किया गया था। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के जो बर्तन थे, वहाँ के मृतभांड थे, तो वो ऐसी विशेषता रखते थे। लेकिन वहीं पर अगर हम देखते हैं बाद में आर्यों के मृतभांड, तो आर्यों के जो मृतभांड रहे हैं वो चित्रित धूसर रहे हैं। तो इसलिए भी हमें ये डिफरेंस स्पष्ट हो जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो पूर्व की सभ्यता है आर्यों के आने के पहले। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न रही है, और भी देखिए कारण यहाँ पर किस तरह से। इनके पास विकसित शहरीय सभ्यता थी, मतलब कि ये शहरीकरण पे थे, यहाँ पर मतलब कि अच्छे दुर्ग बनाए जाते थे, लेकिन आर्यों के पास ऐसी कोई व्यवस्था उस समय नहीं थी। और इनके पास देखिए चित्रलेखी लिपि भी थी, उस समय इनके पास एक लिपि भी थी जिसका इन्होंने प्रयोग किया है और हमें मुहरों के रूप में आज भी उपस्थित मिलते हैं वो। इनके पास देखिए लोहे के जैसे कोई अस्त्र नहीं थे, मतलब कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उस समय लोहे का विकास नहीं हुआ था, मतलब लोहे की खोज नहीं हुई थी, और वहाँ पर तांबा और कांसे का प्रयोग अच्छे से होता था। हालांकि चांदी और सोना भी वहाँ पर मिलता था या फिर उसका प्रयोग किया गया है, लेकिन वहाँ पर लोहे के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है, पुरातात्विक खुदाई है, क्योंकि देखिए हड़प्पा सभ्यता का जितना हमारे पास नॉलेज है आज, तो वो सिर्फ हमें खुदाई के बाद ही मिला है। हालांकि वहाँ की जो लिपि है उसको हम अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में सही सुमेलन कीजिए। यहाँ पर देखिए तो किस व्यक्ति ने हड़प्पा सभ्यता के बारे में क्या कहा है ये यहाँ पर बताया गया है। E.J.H. मैके ये कहते हैं कि ये सुमेर से लोगों का पलायन जो हुआ उन्हीं लोगों ने इस सभ्यता को बसाया। यहाँ पर मार्टिमर व्हीलर कहते हैं कि पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवासन हुआ और ये सभ्यता का निर्माण हुआ। अमलनंदा घोष कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ है। तो इस प्रकार से अलग अलग विद्वानों के ये अलग अलग मत हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम जो साक्ष्य मिलते हैं वो हड़प्पा संस्कृति से ही मिलते हैं। उस समय हमें मतलब चांदी के, सोने के, इन सारे के साक्ष्य क्या होते हैं कि उपलब्ध होते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः उपयोग होता था लाल रंग का। तो देखिए हड़प्पा में लाल रंग से बनाए जाते थे बर्तन, मतलब लाल रंग के होते थे, और उनमें डिजाइन की जाती थी फिर काले से।
मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्व आर्य सभ्यता से। अब देखिए मूर्ति पूजा जो आज हो रही है ये ऐसी मूर्ति पूजा नहीं है जो कि आर्यों के आने से हुई, बल्कि इसके पहले से ही इस भारतीय द्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में मूर्ति पूजा होती रही है। इसके साक्ष्य हमें यहीं से मिलते हैं। तो देखिए और एक बात, अभी जो हम शिव की जो पूजा करते हैं तो शिव आर्य देवता नहीं है, ये अनार्य है। और अनार्य का मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि ये उस समय जो हमारी ये सभ्यता रही है, इसी सभ्यता में भी इनको वहाँ पर पूजा जाता रहा है और वहाँ पर उनकी जो सील मिली हैं, जो मुहरें मिली हैं, उसमें भी इनका अंकन होता रहा है। तो मूर्ति पूजा में जैसे कि मातृ देवी की पूजा है ना, वृक्षों की पूजा है, सर्पों की पूजा है, इसके साथ साथ में शिव की पूजा है, ये सारे जो साक्ष्य, और शिव के साथ साथ में लिंग योनि की पूजा है, ये सारे साक्ष्य हमें इसी हड़प्पा सभ्यता से मिलते हैं। तो पूजा की ये जो पद्धति रही है ये पूर्व आर्य सभ्यता से जुड़ी हुई है। गाय, हाथी, गैंडा तथा बाघ पशुओं में से वह जिसका हड़प्पा संस्कृति में पाई गई टेराकोटा कलाकृति के निरूपण नहीं हुआ, मतलब कि इसका टेराकोटा में इनमें से किसका निरूपण नहीं हुआ, तो गाय का नहीं हुआ। इसके साथ अगर हम दूसरी देखें जैसे हाथी है, गैंडा है ना, बाघ है, तो ये सारे पशु जो हैं इनको कहीं ना कहीं निरूपित किया गया है टेराकोटा के जो भी हमारे वहाँ पे उपकरण मिले हैं। यहाँ पर देखिए हमें मिलान करना है, तो एक प्रकार, एक तरफ देखिए स्थल दिए गए हैं, दूसरी तरफ पुरातत्वीय खोज। लोथल, लोथल में क्या मिला है हमें, गोदीवाड़ा, मतलब कि यहाँ पर जो बोट थी वो आती थी, है ना, तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें गोदीवाड़ा मिला है लोथल में। और लोथल कहाँ पे है, गुजरात में है। कालीबंगा, कालीबंगा में जुता हुआ खेत मिला है, कालीबंगा कहाँ पे, ये राजस्थान में है। धौलावीरा, देखिए धौलावीरा भी कहाँ पे है, गुजरात में है। और यहाँ पर हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है, कहाँ पे, धौलावीरा में। बनावाली, ये कहाँ पे है, देखिए बनावाली जो है ये हरियाणा में है। और पक्की मिट्टी की मतलब पकी हुई जो मिट्टी की ईंट है, या फिर इसके साथ साथ में यहाँ पर एक हल मिला है जो कि पकी हुई मिट्टी का बनाया गया है, जिससे कि कृषि के भी हमें साक्ष्य इसमें से प्रदर्शित होते हैं। तो ये बनावाली जो है हरियाणा में है। और यहाँ पर एक खिलौना मिला है एक प्रकार से जो हल के रूप में है या फिर हल की तरह बना हुआ है। पुनः देखिए हमें मिलान करना है, एक तरफ स्थल एक तरफ नदी है। तो हड़प्पा जो है, हड़प्पा किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे। हस्तिनापुर, हस्तिनापुर ये देखिए जो कि इनकी राजधानी थी कौरवों और पांडवों की, तो ये कहाँ पर, ये गंगा के किनारे था। नागार्जुन कोंडा, नागार्जुन कोंडा ये कृष्णा नदी के किनारे आंध्र प्रदेश में। और पैठन जो है फ्रेंड्स ये गोदावरी में है। तो इस प्रकार से ये नदियाँ और ये स्थान है। पुनः देखिए मिलान करते हैं, तो हड़प्पा रावी नदी से है, कालीबंगा घग्गर नदी, कालीबंगा जो है ये घग्गर नदी के किनारे है। लोथल, लोथल भोगवा नदी के किनारे है। रोपण पंजाब का, ये सतलज नदी के किनारे है। सिंधु सभ्यता के बारे में सत्य कथन है। तो सिंधु सभ्यता के बारे में सत्य कथन क्या है, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा पे था, एवं मातृ देवी की उपासना की जाती थी। देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका जो निर्माण हुआ था, इसकी जो स्ट्रक्चर था वो बहुत ही अच्छा सुदृढ़ था। यहाँ पर सबसे पहले नालियों का निर्माण कराया गया था, नालियों के निर्माण के बाद घर बनाए गए थे। तो इस प्रकार से ग्रिड पद्धति के माध्यम से ये यहाँ की जो व्यवस्था थी वो की गई थी, लेकिन ये बहुत ही सुदृढ़ व्यवस्था थी, जिससे कि ये मालूम चलता है कि कितना वो लोग डेवलप कर चुके थे। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। तो नगर नियोजन के लिए जैसा हमने बताया कि ये मतलब ग्रिड पद्धति से ये अपनी नालियां बनाते थे, और जो काफ़ी बड़े नाले होते थे वो सड़कों के नीचे से निकाले जाते थे। आज भी हम देखते हैं जो कि शहरों में काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट अगर किया जा रहा है तो उसमें हम क्या करते हैं, अभी भी मतलब कि जो सड़कें रहती हैं उनके नीचे से बड़े बड़े नाले निकालते हैं। तो वो पद्धति देखिए उस समय ये लोग कर रहे थे, तो कितना ज़्यादा वो लोग अपने आप को मतलब डेवलप कर चुके थे। तो ये सारी चीज़ें वहाँ की क्या थी, विशेषता थी। और कृषि कार्य भी वहाँ पे होता था, ये भी वहाँ की एक विशेषता रही है।
मिलान करना है, देखिए आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश में है, लोथल गुजरात से संबंधित, गुजरात का मतलब स्थान है, और कालीबंगा राजस्थान, रोपण कहाँ का है, पंजाब का है। पुनः देखिए यहाँ पर आलमगीर उत्तर प्रदेश, बनावली हरियाणा, दायमाबाद कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र में है, और राखीगढ़ी कहाँ पे है, हरियाणा में है। पुनः देखिए मिलान करते हैं, मांडा जम्मू कश्मीर से संबंधित है, और दायमाबाद महाराष्ट्र से, कालीबंगा राजस्थान से, राखीगढ़ी जो संबंधित है वो हरियाणा से संबंधित है। हड़प्पा संस्कृति के सिंध में अवस्थित स्थल, अब देखिए सिंध जो है जो कि पाकिस्तान का एक प्रांत है, तो यहाँ पर कौन कौन से स्थल हैं, यहाँ पर है देखिए मोहनजोदड़ो, चहुदड़ो, जुडेर जोदड़ो, आमरी, कोटदीजी एवं अली मुराद। ये जो स्थल हैं ये सारे के सारे कहाँ पर हैं, पंजाब के, उसके मतलब हाँ पंजाब क्या मतलब कि जो पंजाब से ही आगे लगा हुआ, अपने इधर के पंजाब से भी और उधर का भी जो पंजाब है उससे ही लगा हुआ ये सिंध है, और इसी सिंध में जो कि पाकिस्तान का क्षेत्र है, यहाँ पर ये सारे स्थल अवस्थित हैं। चहुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था किसने, J.H. मैके ने। तो चहुदड़ों का उत्खनन का निर्देशन J.H. मैके ने किया था। कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल एवं आलमगीरपुर में से सिंधु सभ्यता का वह स्थान जो अब पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान में हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, ये सारे के सारे वहीं पाकिस्तान में ही है। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, वह स्थान कहाँ पर है, ये है सौराष्ट्र गुजरात में। तो रंगपुर, ठीक है, रंगपुर हड़प्पा के समकालीन ही था ये, और ये सौराष्ट्र गुजरात में है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको जानकारी इससे मिली हो, तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें। और हमने लगभग सारे विषयों की फ्रेंड्स इसमें घटना चक्र पॉइंटर डाल रखी हैं, तो आप जिस भी विषय को चाहें उस विषय को देख सकते हैं। और इस चैनल को आपने प्रेफर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।